स्केपुलर इम्पेयरमेंट, डिस्काइनेसिस एंड इंस्टेबिलिटी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, इसमें स्केपुला दो शोल्डर ब्लेड्स होती है, स्केपुला जिसे कहती है। इसकी इम्पेयरमेंट, एक इसके लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है स्केपुलर की मेल अलाइनमेंट, इधर स्केपुलर अलाइनमेंट, फॉल्टी स्केपुलर अलाइनमेंट। एक है डिस्काइनेसिस और एक है इंस्टेबिलिटी। अच्छा, डिस्काइनेसिस किसे कहती है? एबनॉर्मल मूवमेंट स्केपुला पे हो, एक पे एक्सेसिव मोशन हो, एक स्केपुला पे, दोनों पे एक्सेसिव मोशन हो, तो इसको डिस्काइनेसिस कहती है। अलाइनमेंट, नेम से पता चल रहा है अलाइनमेंट ठीक ना हो स्केपुला की, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? पहली बात, स्केपुला जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये बेस ऑफ सपोर्ट है शोल्डर जॉइंट के लिए, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। और स्केपुला जो है ना, वो ग्लिनोह्यूमरल के सही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए काफ़ी रोल प्ले करता है, उसके मसल्स और स्केपुला। अगर उसमें कोई भी अलाइनमेंट की डिस्टर्बेंस या डिस्काइनेसिस आ जाए, एबनॉर्मल मूवमेंट वाला चक्कर बीच में आ जाए, तो उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हो सकते हैं। उसमें अपर क्वाड्रेंट अफेक्ट हो सकता है। अपर क्वाड्रेंट मतलब नेक के आगे पीछे, और साथ ही अपर थोरेक्स में जो आगे पीछे जो स्ट्रक्चर्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ ट्रंक पूरी की पूरी अफेक्ट हो सकती है। सही है। तो अपर क्वाड्रेंट जो है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? उस वही सर्विकल रीजन के जो आगे जो मसल्स हो गए, पीछे मसल्स हो गए, इसको अपर क्वाड्रेंट को अपर क्रॉस सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर होता है इसमें अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, तो अपर क्वाड्रेंट जो है उसमें मसले किसकी वजह से आ सकते हैं? स्कैपुलर इम्पेयरमेंट की वजह से। क्या क्या मसले आ सकते हैं? इसकी वजह से जो है नर्व एंट्रैपमेंट हो सकती है, ठीक है। शोल्डर गर्डल में नर्व एंट्रैपमेंट हो सकती है, जो कि मीडियल, रेडियल और वो अल्नर नर्व होती है, वो एंट्रैप हो सकती है, जो कि अपर लिम्ब न्यूरोपैथीज को लीड कर सकती है। इसके अलावा शोल्डर इम्पेयरमेंट, स्कैपुला अगर पोजीशन ठीक नहीं होगी तो उसकी वजह से इम्पिंजमेंट काज हो सकती है शोल्डर रीजन में। ग्लिनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी या हाइपरमोबिलिटी काज हो सकती है। सर्विकल स्ट्रेन, सर्विकल स्ट्रेन का कॉमन हो से इसमें हो सकता है मसल्स के इंजरी। मस्कुलर स्ट्रेन हो सकती है स्कैपुला की जो अपने मसल है मिडल और लोअर ट्रेपेजियस, उसकी स्ट्रेन हो सकता है। इसके अलावा जो है इम्बैलेंस आ सकता है। ज़्यादातर अपर ट्रेपेजियस जो होता है वो टाइट और वो होता है, नॉर्मल होता है, जबकि जो जो लोअर ट्रैप है और मिडल ट्रैप है वो वीक हो जाते हैं इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ लेंथ टेंशन रिलेशनशिप अल्टर हो सकती है। बाज़ मसल्स लेंथन हो जाते हैं, बाज़ शॉर्टन हो जाती है, बाज़ में टेंशन ज़्यादा हो जाती है, बाज़ में कम हो जाती है। सही हो गया। इसके अलावा स्कैपुलर सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं इसमें। कौन कौन से सिंड्रोम्स? ये सारे मैंने डिस्क्राइब किए हुए सिंड्रोम्स के नेम। स्कैपुलर डाउनवर्ड रोटेशन सिंड्रोम है, स्कैपुलर एबडक्शन सिंड्रोम है, स्कैपुलर विंगिंग सिंड्रोम, ये तीन भी जो है इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके अलावा एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर और थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम भी इसकी वजह से हो सकती है। तो स्कैपुलर फॉल्टी अलाइनमेंट की वजह से एक तो अपर क्वाड्रेंट्स के इतने मसले हो सकते हैं, इसके अलावा सर्विकल, थोरेसिक, लंबर स्पाइन और पेल्विक गर्डल को भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्कैपुला, इसी से आपको अंदाज़ा हो सकता है। जो मेन कॉज ये ऐसी फॉल्टी अलाइनमेंट या डिस्काइनेसिस की है, वो मसल्स की जो ये मसल के जो मसले होते हैं ना, मसल की वजह से होता है। मसल बाज़ एक्टिव हो जाते, बाज़ वीक हो जाते, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल हो जाती है वो क्या कहते हैं इसकी अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये कॉमन शोल्डर इंजरीज में भी ये कॉमन है। इसके अलावा इसमें डायरेक्ट नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ज़्यादातर मोस्ट केसेस में नहीं होती। मोस्ट कॉमन कॉज जो है डिस्काइनेसिस की सेकेंडरी है। सेकेंडरी वजह से स्कैपुलर डिस्काइनेसिस होता है। जैसे किसी बंदे को ग्लिनोह्यूमरल डिसऑर्डर हुआ है, रोटेटर कफ का मसला हुआ है, लेब्रम का इंस्टेबिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी मसला है जिसमें पेन हो रहा है उसे शोल्डर पे, तो एक साइड को इन्वॉल्व नहीं करेगा, एक साइड के मसल्स के इनहिबिट रहेंगे, जिसको कहते हैं, इधर इन्होंने लिखा होगा इनहिबिशन, मसल इनहिबिशन, ठीक है। पेन की वजह से जो है मसल इनहिबिशन, मसल इनहिबिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल वीक हो जाते हैं। मसल वीक हो जाते हैं, एक साइड नॉर्मल होती है, एक साइड की वीक हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है ना ये मसले आते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होती है? उस अंडरलाइन प्रॉब्लम को ट्रीट करना होता है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है, उस प्रॉब्लम को ट्रीट करें, और साथ ही साथ स्कैपुला और शोल्डर की फंक्शनल स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करना होता है। तो इससे जो है ना
ये ट्रीट हो सकता है। तो अब इसकी आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, उसको स्कैपुलर डिस्काइनेसिया है, तो आपको कैसे पता लगेगा उसको ये मसला है? तो उसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव। अच्छा, तो हिस्ट्री में सबसे पहले पूछेंगे कि इसकी ऑनसेट और प्रोग्रेशन कैसी हुई है। या तो मैक्रो ट्रामा हुआ होगा या माइक्रो ट्रामा हुआ होगा। मोस्ट कॉमनली माइक्रो ट्रामा होता है। मैक्रो ट्रामा में क्या होता है? पैरालिसिस होगी है मसल की, क्योंकि लॉन्ग थोरेसिक नर्व उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व हो सकती है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो सप्लाई करती है सेरेटस इंटीरियर को। अगर उसकी डैमेज होगी है तो मैक्रो ट्रामा होगा, पैरालिसिस ऑफ द होल मसल। एक होता है माइक्रो ट्रामा, जो वर्क के साथ रेपिटेटिव स्ट्रेसेस के साथ बार बार उस पर स्ट्रेस आ रहा है रिपीटेडली, तो उसकी वजह से टिश्यूज़ में ट्रामा हो सकता है, माइक्रो ट्रामा, जिसकी वजह से ये मसला हो सकता है। तो अगर माइक्रो ट्रामा आपको लगता है कि माइक्रो ट्रामा की वजह से इसको ये मसला हुआ है, तो आपने क्या करना है, उस बंदे से पूछे कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो, क्या करता है, उसका पोस्चर कैसा होता है, ताकि उससे हमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का अंदाज़ा हो जाए जो कि इस प्रॉब्लम को वो कर सकते हैं, एग्रेवेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो कि माइक्रो ट्रॉमा कॉज कर सकती है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स मतलब बॉडी के अपने स्ट्रक्चर्स, बॉडी के अपना जो स्ट्रक्चर्स की कैपेबिलिटी या उसकी जो एनाटॉमी है उसकी वजह से कॉज हो रहा हो। तो इंट्रिंसिक फैक्टर फिजिकल फैक्टर्स दैट कंपोज द इंडिविजुअल्स टू प्रीडिस्पोज द इंडिविजुअल टू माइक्रो ट्रॉमा। मल अलाइनमेंट, उसकी एनाटॉमिक वेरिएशन, उसकी बोनी कैसी एनाटॉमी है, उसकी एज, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ, बाज मसल्स टाइट हो बाज वीक हो, जैसे कि इधर सारमान ने एक सिंड्रोम बताया हुआ है, डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, डेल्टॉइड और सुपरास्पिनेटस टाइट होते हैं जबकि अपर ट्रेपीजियस इसमें वीक होता है। और साथ ही साथ ये जो वो है लेवेटर स्कैपुली वो भी टाइट होता है। तो इससे जो स्कैपुला है वो इस तरह डाउनवर्ड रिट्रेट होता है एक साइड का। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं कि मसल्स की इन्वॉल्वमेंट बीच में हो सकती है, एज आ सकता है, वेरिएशंस आ जाती है एनाटॉमिक, जिसकी वजह से माइक्रो ट्रॉमास काज होती है उस जगह पे, और स्कैपुलर अलाइनमेंट, मेल अलाइनमेंट डिस्काइनेसिस हो सकती है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो कि माइक्रो ट्रॉमा काज कर सकते हैं? एक्टिविटीज़ हो सकती है, गलत एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज में मसला होना, या इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो। तो ये सब जो है ना, इसको माइक्रो ट्रॉमास काज कर सकते हैं। तो मैक्रो ट्रॉमा हमने पढ़ लिया हिस्ट्री में, और माइक्रो ट्रॉमा पढ़ लिया है। मैक्रो ट्रॉमा का तो आपको पता चल जाएगा। माइक्रो का पता लगाने के लिए आप उसे पूछोगे सब कुछ, तो उससे आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का भी पता चलेगा और पता चल जाएगा कि क्या मसला है। देखिए, अब इसकी नेचर ऑफ पेन अगर देखें तो पेन एकदम से हो सकता है या वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली ज़्यादा हो सकता है। एक्यूट पेन जो एकदम से आएगा बंदा, वो या तो नर्व की इंजरी या मसल की इंजरी होगी और वो आपके पास एकदम से आ जाएगा कि यार मुझे ये मसले की देखो स्कैपुलर डिस्काइनेसिया, आपका पता चलेगा उसका। क्रॉनिक वक्त के साथ साथ जाके उसको स्कैपुलर डिस्काइनेसिया हुआ है, उसका पेन भी जो है ग्रेजुअली आएगा। ठीक है, वो ज़्यादातर सेकेंडरी टू ग्लिनोह्यूमरल डिसऑर्डर्स होता है। वही लेब्रम की पैथोलॉजी होगी, इम्पिंजमेंट होगी, और भी जो ऊपर पड़ा था। अच्छा, इसके बाद जो है एसिम्टोमेटिक भी ज़्यादातर हो सकता है। ठीक है, और अब ऐसा ऐसा पेशेंट जिसको स्कैपुलर डिस्काइनेसिया, इधर नीचे पिक्चर दी, लेट सपोज इस साइड पे आप देखिए इसकी स्कैपुलर डिस्काइनेसिया वो है। नॉर्मली इसका स्कैपुला इसी शेप में होना चाहिए, इसी डायरेक्शन उसमें होना चाहिए, अलाइनमेंट में होना चाहिए, लेकिन इसका ये वाला जो स्कैपुला था ये आगे की तरफ गया हुआ था। तो इसको क्यों आगे की तरफ गया हुआ था? इधर जो मिडल और लोअर ट्रेपीजियस है वो वीक हो गए थे इसके, और साथ साथ आगे के मसल्स टाइट हो गए थे, और अपर ट्रेपीजियस भी इसका स्ट्रॉन्गर था एज कम्पेयर टू लोअर एंड मिडल ट्रेपीजियस। तो उसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने टेपिंग की हुई है। खैर, ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ये हो सकता है सही हो गया। तो ऐसे पेशेंट में आप देखिए, लेट सपोज अब ये वाली साइड है, तो ये अब हेड को उस तरफ टिल्ट करेगा तो इसको पेन हो सकता है, या इसका हाथ आगे, इसका स्कैपुल आगे की तरफ गया हुआ है ना, तो इधर से आर्म को जब एलिवेशन करेगा, इप्सिलेटरल आर्म एलिवेशन या तो इसमें भी इसे पेन होगा, और कंट्रालेटरल हेड टिल्टिंग जो भी मैंने बताया उसमें भी पेन होगा। तो ये इसकी हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री में सब कुछ आ जाता है।
इसके बाद जो है फिजिकल एग्जामिनेशन आती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे उस पेशेंट को आपके पास आया है, तो सबसे पहले तो उसका पोस्चर जो है आपको नजर आएगा, पोस्चर उसका ख़राब होगा, या तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर उससे हुआ होगा, राउंडेड शोल्डर्स भी हो सकते हैं, स्कैपुला उसके दोनों साइड के डिप्रेस होगी, एक साइड का डिप्रेस हुआ होगा जिस साइड पे है मसला, डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला हुई होगी, स्कैपुला विंगिंग हो रहा होगा, टिल्टिंग होगी स्कैपुला में, या मसल की हाइपरट्रॉफी हो सकती है बाज मसल्स की। ठीक है, साथ ही साथ उसका थोरेसिक पोस्चर, स्लाउची थोरेसिक पोस्चर, आगे की तरफ झुका हुआ पोस्चर अजीब सा होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है जिसकी वजह से जब स्लाउची पोस्चर होता है थोरेसिक पोस्चर, तो इसमें शोल्डर एब्डक्शन भी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि शोल्डर एब्डक्शन स्कैपुला आगे की तरफ चले गए तो शोल्डर एब्डक्शन मुश्किल हो जाता है करना। साथ ही साथ स्कैपुला का जो पोस्टीरियर की तरफ टिल्ट होता है वो भी कम हो जाता है। इसके बाद सर्विकल स्क्रीनिंग करते हैं, देखते हैं सर्विकल का तो कोई मसला नहीं है, तो सर्विकल स्क्रीनिंग भी करते हैं, और अपर लिम फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन भी चेक कर लेते हैं। इसके बाद जो है एक्टिव मूवमेंट्स पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद जब स्क्रीनिंग करके और फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन चेक करोगे, उसके बाद जब एक्टिव मूवमेंट्स उस पर आप चेक करवाओगे, एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स होगी या एक्टिव मूवमेंट्स, तो उस टाइम आपको हो सकता है जॉइंट्स, क्योंकि एबनॉर्मल पोजीशन है तो उसकी वजह से जॉइंट पे स्ट्रेसेस आ सकते हैं, लेब्रम इन्वॉल्व हो सकता है, कोई और स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकता है, तो उधर से हो सकता है क्लंकिंग की साउंड आ सके, स्नैपिंग की साउंड है, क्रेपिटस की आवाज़ें आए। ठीक है, आर्म एलिवेशन जब आप करोगे, साथ ही साथ हो सकता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी हो, और साथ ही साथ ये जब एक्टिव मूवमेंट कर रहा होता है तो उस टाइम आपने ये सब कुछ देखना है। इसके अलावा पेशेंट की विंगिंग ऑफ स्कैपुला जो है वो ज़्यादा क्लियरली कैसे नज़र आती है, उसके दोनों हाथ आप दीवार के खड़ा हुआ है, उसके दोनों हाथ आप दीवार के साथ बिल्कुल सीधा करके लगा दो, उसको दीवार को जोर दो, तो उसके पीछे से स्कैपुला बाहर निकल आएगा। या पुशअप्स की जो पोजीशन होती है उसमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाती है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्यों होती है? सेरेटस इंटीरियर की वीकनेस की वजह से। सेरेटस इंटीरियर या तो वीकन हो गया, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो गई जिसकी वजह से उसको नर्व सप्लाई नहीं मिल रही, तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो सकती है। पैसिव मूवमेंट्स में आप क्या देखोगे? पैसिव मूवमेंट्स में आपने ये चीज़ देखनी है, जब आप उस पर मूवमेंट कर रहे हो, एक तो मूवमेंट भी आप देखोगे, मूवमेंट के अलावा उधर देखना है किसी और सेगमेंट पे कंपेंसेशन के लिए तो मूवमेंट नहीं हो रही। लेट्स सपोज अगर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे मूवमेंट नहीं हो रही, उस वो कैप्सूल उसका टाइट हुआ है, तो आप एबडक्शन करना चाहोगे, तो क्लिनोह्यूमरल पे तो नहीं हो रही, तो एबडक्शन वो कैसे करेगा? वो स्कैपुला को ज़्यादा मूवमेंट करेगा स्कैपुला पे, साथ ही साथ थोरेसिक को, थोरैक्स को जो है एक साइड पे टिल्ट कर देगा, ऑपोजिट साइड पे टिल्ट कर देगा, जिसकी वजह से वो आराम से अपनी एबडक्शन कर सकेगा। तो आपने ये जो कंपेंसेटरी मूवमेंट्स है इनको देखना है। इसके बाद की टेस्ट में जो है मसल टेस्ट होते हैं, मसल लेंथ, मसल स्ट्रेंथ चेक करनी है हर मसल की, क्योंकि मसल की वजह से ज़्यादा काम मसला आ रहा है। मसल कंट्रोल चेक करना है, डिस्काइनेसिस चेक करनी है। डिस्काइनेसिस मतलब वो मसल स्कैपुला की जो एबनॉर्मल मूवमेंट है वो कौन सी मूवमेंट्स हो रही है। ये रेजिस्टिव टेस्ट हो गए, जॉइंट प्ले मूवमेंट्स और टेस्ट फॉर इंस्टेबिलिटी। ये सारे टेस्ट आपने इस पे परफॉर्म करने हैं। टेस्ट फॉर इंस्टेबिलिटी के लिए, इंस्टेबिलिटी के जो टेस्ट हैं वो किस किस के लिए हो गए? ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के लिए हो गए। ग्लिनोह्यूमरल के इंस्टेबिलिटी के टेस्ट इससे पहले बताए हुए। इसके बाद फंक्शनल टेस्ट स्कैपुला विंगिंग के लिए परफॉर्म किए जाएंगे। फंक्शनल टेस्ट क्या था? वो जो ऊपर अभी हमने पढ़ा है, फंक्शनल टेस्ट जो था स्कैपुलर विंगिंग के लिए, वही वो जो चेस्ट वाला वो जो था, पुशअप जो थे, या आर्म को दीवार के साथ रख के वो चेक करना, विंगिंग। इसके अलावा स्कैपुलर स्टेबिलिटी के टेस्ट है। एक टेस्ट है लेटरल स्लाइड टेस्ट, जिसमें आप जो है ये मसल्स को चेक करते हो कि मसल्स कौन से इसके कितना काम कर रहे हैं। तो उसमें आपको मूवमेंट करते चले, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। फिगर 1123 में इन्होंने दिखाया हुआ है। ये 3 पोजीशंस हैं। इसमें जो है ना मेजरमेंट्स लेते हैं। स्कैपुला का जो इंफीरियर टिप हो इधर होता है ना, उसके नज़दीक जो स्पाइनस प्रोसेस है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस दोनों साइड पे चेक करती है। तो फ़र्क जिस साइड पे होगा तो उसका पता चल जाएगा। पोजीशन 1 में जो है एनाटॉमिकल रेस्ट पोजीशन में आर्म्स होगी और उसमें चेक करेंगे। पोजीशन 2 में हाथ जो है हिप के साइडों पे होंगे, और पोजीशन 3 जो है उसमें एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन होगी। तो इसके साथ जो है चेक करते हैं कि मसल्स दोनों साइड के कैसे, एक साइड पे नॉर्मलिटी तो नहीं है। देखिए अब इसकी ये स्कोलियोसिस हुआ है तो इसकी वजह से एक साइड पे स्कैपुला ऊपर हुआ है, तो ये इस मूवमेंट से पता चल सकता है।
1 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा का डिफरेंस हो ना सेकंड और थर्ड पोजीशन में, तो ये ज़्यादातर माइक्रो ट्रॉमा का बताता है कि इसको माइक्रो ट्रॉमा है। अच्छा, स्पेशल टेस्ट का नाम लिखा हुआ है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के टेस्ट इधर करवाने, क्योंकि ये मसला हुआ है तो इसकी वजह से थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम भी हो सकता है, ग्लिनोह्यूमरल इम्पिंजमेंट भी हो सकती है, या इसकी वजह से भी हो सकता है ये मसले, क्योंकि पेन होता है तो पेन की वजह से मसल इनहिबिशन हो जाती है, जिसकी वजह से स्कैपुलर डिस्काइनेसिया हो जाता है या मेल अलाइनमेंट हो जाती है। और स्कैपुलर थोरेसिक बर्साइटिस, इनके स्पेशल टेस्ट करने हैं। ये इसके साथ जो है इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगी। हिस्ट्री ली हमने, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की, फिजिकल एग्जामिनेशन की। अब जो है आपको जब पता चल गया कि इसको स्कैपुलर मेल एलिमेंट हुई है या डिस्काइनेसिया, ट्रीटमेंट की होगी। ट्रीटमेंट तो मैंने ऊपर ही बताई है, लेकिन अभी इधर देखते हैं मैनेजमेंट में इन्होंने क्या लिखा। तो मैनेजमेंट जो है इसकी मैनेजमेंट ज़्यादातर ग्लिनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी की तरह कॉमन होती है। ग्लिनोह्यूमरल इंस्टेबिलिटी की मैनेजमेंट क्या थी? रोटेटर कफ की स्ट्रेंथिंग हम करते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथिंग करते थे, स्कैपुला की मसल्स की भी साथ स्ट्रेंथिंग करते थे। इसका भी ज़्यादातर वही होता है, लेकिन ज़्यादा एम्फेसिस किस चीज़ पे देना चाहिए कि अंडरलाइंग डिसऑर्डर जिसकी वजह से काज हो रहा है। अंडरलाइंग डिसऑर्डर वो जिस तरह ग्लिनोह्यूमरल के जो मसले थे वो भी कॉज कर सकते हैं, तो उनको पहले देखना है। साथ ही साथ अच्छा इसका क्या होगा, स्कैपुलर इंस्टेबिलिटी के साथ अब आ गया, तो एक्यूट फेज इसमें होगा, एक रिकवरी फेज होगा, एक होगा फंक्शनल फेज और एक होता है रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी। तो एक्यूट फेज, अब पेशेंट को प्रॉब्लम है एकदम से आ गया ना, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उसको हो सकता है स्वेलिंग हुई हो, पेन हो या डिरेंजमेंट हो, तो सिम्टम्स ऑफ पेन को कम करना है, स्वेलिंग कम करनी है, मैकेनिकल डिरेंजमेंट जो है उस टाइम उसको कम करना है, साथ ही मेडिकेशन और अल्ट्रासाउंड मोडलिटीज़ वगैरह दे सकते हैं एक्यूट फेज में। फिर रिकवरी फेज, जब एक्यूट फेज के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, जब पेन कम हो जाता है, स्वेलिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद जो है ना ग्लिनोह्यूमरल और जो स्कैपुलर इंस्टेबिलिटी की जो प्रोटोकॉल्स है वो अपनाते हैं। मसल्स को जो है स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, टिश्यू जिस पे ओवरलोड पड़ा है उसको देखते हैं, बायोमैकेनिकल डेफिसिट्स को जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ट्रंक और स्कैपुलर कंट्रोल को, स्कैपुलर रोटेटर्स जो है इसमें ज़्यादातर ओवरलुक कर लिए जाते हैं, उनकी वापस फंक्शनिंग को नॉर्मल लाने पे काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके पोस्चरल हैबिट्स, पोस्चर्स तकरीबन सालों सालों इनके पोस्चर ख़राब रहते हैं, उसके बाद इतना जब मसला बढ़ जाता है तो ये क्लिनिक आते हैं ना, तो इनका पोस्चर को देखते हैं। पोस्चर रीएजुकेशन उनकी होती है, उनको कहते हैं कि ऐसा पोस्चर नहीं, आपने ऐसा गलत पोस्चर अपनाया है, इसको ठीक कर इस पोस्चर को। इसके अलावा टेपिंग टेक्निक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्कैपुला टेपिंग टेक्निक जैसे इधर यूज़ किया हुआ है। ये जो टेपिंग है ये इस इस जगह टेप हुई हुई है, ये खींच रहा है स्कैपुला को नीचे की तरफ। इधर होता है मिडल और लोअर ट्रेपेजियस, वो भी स्कैपुला को इस डायरेक्शन में खींचते हैं ना, ये भी इस डायरेक्शन में खींच रहा है, सेम डायरेक्शन एज द मसल। तो ये असिस्टिव तौर पे भी काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है ये अलाइनमेंट के लिए भी स्टेपिंग हम कर सकते हैं, पेन भी कम कर सकते हैं, तो इसके काफ़ी फंक्शंस हैं। फिर जब ये रिकवरी फेज, जब वो रिकवर हो रहा होता है, जब उसके इस चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, अलाइनमेंट और उसके मसल्स पे काम कर रहे होते हैं, फिर जब अलाइनमेंट थोड़ी बहुत सही होनी शुरू हो जाती है, फिर उसके मसल्स की एंड्योरेंस और उसकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं, पावर और एंड्योरेंस ऑफ अपर लिम्ब, ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल जो है उस पर भी काम करते हैं। फिर वो रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी उसकी शुरू हो जाती है, बस वो फाइनल फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन है जिसमें बस वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ जो है ये ख़त्म हो गया।